हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिंथेसिस जो ग्रामर है फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ यानी कि 11th और 12th के लिए जो ग्रामर पढ़ाया जा रहा है उस ग्रामर के आज पोर्शन में सिंथेसिस को हम स्टडी करेंगे। सिंथेसिस में फर्स्ट रूल आई हैव स्टडीड यू, आपको मैंने पहला रूल इसका पढ़ा दिया है। क्या नाम था उसका? यानी कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल में भी हमने फर्स्ट रूल स्टडी करा था, उसका नाम था बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल। एक पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण या सिंपल सेंटेंस बनाना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपने स्टडी किया था, आफ्टर दैट आपने पास्ट पार्टिसिपल किया था, देन हमने फिर स्टडी करा था परफेक्ट पार्टिसिपल। आपका जो टेस्ट होने वाला है 7 तारीख से जो आपकी परीक्षाएं हैं सेकंड मंथली टेस्ट, उसमें आपके सिंथेसिस में से केवल सिंपल सेंटेंस आएंगे। इसलिए मैंने आपको आज ये 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है, इसको ठीक से समझ लेंगे। तो आज हमारा इसमें सेकंड रूल होगा और सेकंड रूल हमारा है आज इन्फिनेटिव का। बोर्ड पर आप देखेंगे, यानी आज हम रूल नंबर 2 को स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड रूल हमारा क्या है? बाय यूजिंग, यू कैन सी, बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, यानी एक इन्फिनेटिव का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बनाना। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का जो सेंस है नॉन फाइनाइट फॉर्म्स है। जैसे आपने पढ़ा पार्टिसिपल, ये भी नॉन फाइनाइट थी। दूसरा हमने पढ़ा इन्फिनेटिव और फिर तीसरा हम पढ़ेंगे जीरंड। तो आज हमारा इन्फिनेटिव का जो सेंस आता है वो को या के लिए आता है, को या के लिए। जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला कि सीता बाजार गई, ठीक है, सीता बाजार गई, वह फल खरीदना चाहती थी। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में कहें सीता वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप, सी वांटेड टू बाय फ्रूट्स, तो कैसे बन जाएगा? तो यहाँ पर ने का अर्थ आएगा सीता बाजार गई फल खरीदने के लिए। तो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव होता है वो हमारे कितने होते हैं? पहले नंबर में हम टू को देखेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा आता है TOO2, थर्ड हमारा आता है टू बी। ठीक, टू का जो हम प्रयोग करेंगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका जो प्रयोग होगा टू का ये वेरी की जगह होगा, और टू बी का जो प्रयोग होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होगा। दोबारा समझ लेंगे, टू का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, TOO2 को हम प्रयोग करेंगे किसके स्थान पर? यानी वेरी के स्थान पर, ठीक है। और टू बी का जो यूज होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी, यानी यू वेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है यू वेंट टू स्टेशन, यू वेंट टू स्टेशन, फुल स्टॉप, यू वांटेड टू मीट योर फ्रेंड, ठीक है। अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखा होगा? सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ही टेस्ट में मैंने आपको लिख कर दिया है, क्या लिख कर दिया है कि सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे सिंपल बनाएंगे? यानी जब दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, यू वेंट टू स्टेशन, आप स्टेशन गए, यू वांटेड टू मीट योर फ्रेंड, आप अपने मित्र को मिलना चाहते थे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इधर भी सब्जेक्ट क्या हमारे पास? यू है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट क्या है? यू, दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस हो रहा है? तुम स्टेशन गए, तुम अपने मित्र से मिलना चाहते थे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर हम किस तरह इसको सेंटेंस को सिंपल करेंगे, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इन्फिनेटिव, दो जगह टू लगा हुआ है, एक टू यहाँ पर है और एक टू यहाँ लगा हुआ है। बट ये वाला जो टू है क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हुआ है। और इस वाले टू को हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव, क्योंकि ये वर्ब से पहले यूज हुआ है। जो मैंने यहाँ लिखा है, टू का प्रयोग होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, TOO2 को यूज करते हैं वेरी के स्थान पर, टू बी को यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो अगर मैं इसका सिंपल बनाता हूँ तो क्या बन जाएगा? यू, यहाँ से आप लिखेंगे यू वेंट टू स्टेशन, आप स्टेशन गए। अब देखिए इतना हो गया सिंपल। अब यहाँ से सेकंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। इस यू को रिप्लेस करेंगे तो इसकी मेन वर्ब भी रिप्लेस हो जाएगी। फिर क्या बचेगा? यू वेंट टू स्टेशन टू मीट योर फ्रेंड, यू वेंट टू स्टेशन टू मीट योर फ्रेंड। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? तुम स्टेशन गए अपने मित्र से मिलने के
लिए हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम कोई भी सेंटेंस कर सकते हैं। दूसरा है वेरी के लिए, जैसे ही इज वेरी पुअर, यू कैन सी ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय ए कार। देखिए वह बहुत गरीब है, वह कार नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ पहले सेंटेंस में? वेरी। मैंने आपको ऊपर बताया था कि वेरी कहाँ पे आएगा? टू, वेरी के स्थान पर। तो वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाय ए कार, वह कार नहीं खरीद सकता। तो वेरी की जगह हम क्या लगा देंगे? ही इज टू पुअर। आप में से कुछ बच्चों को आ भी रहा होगा ये, ही इज टू पुअर। अब इधर से फिर सब्जेक्ट को हटाएंगे, कैन को हटाएंगे, नॉट को हटाएंगे, फिर क्या मेन वर्ब रहेगी? बाई। तो ही इज टू पुअर टू बाई ए कार। इसका मतलब क्या हो गया? वह बहुत गरीब है कार खरीदने के लिए। क्लियर हो गया? तो कैसे हमने इसको सिंपल बनाया? जब दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट या कुड नॉट आएगा, इसको इजी वे में समझिए। फर्स्ट सेंटेंस में वेरी दिया होगा, क्लियर। दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट होगा सब्जेक्ट के साथ। जब हम उसको सिंपल करेंगे तो सिंपल सेंटेंस में वेरी को रिप्लेस करेंगे टू में, TWO एडवर्ब टू में। आफ्टर दैट हम ही को रिप्लेस करेंगे, कैन या कुड को रिप्लेस करेंगे, देन नॉट को हम रिप्लेस करेंगे। फिर हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज टू पुअर टू बाय ए कार। वह एक कार खरीदने के लिए बहुत गरीब है। यानी टू का जो सेंस होता है वो निगेटिव में होता है, यानी बहुत ही गरीब है, इतना गरीब है कि वो कार नहीं खरीद सकता। क्लियर हो गया? अगर मान लो ये वाला वेरी इधर आता, सपोज करो इस सेंटेंस इस तरह होता, ही कैन नॉट बाय ए कार फुल स्टॉप ही इज वेरी पुअर, तो आप फिर भी सेंटेंस को इधर ही लिखते। कहने का मतलब ये है कि वेरी जो यूज होगा वो कहाँ पहले किस में यूज होगा? पहले सेंटेंस में। ठीक है? दूसरे में नहीं करना। मान लो ये ऐसा होता, ही इज वेरी पुअर इधर आ जाता और ही कैन नॉट बाय, तो आप इधर वेरी नहीं लगाते, वेरी वाला पोर्शन पहले ही आएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि TWO पहले आता है और TO2 बाद में आता है। क्लियर हो गई बात? यानी अगर वेरी उधर भी आता है तब भी हम वेरी को इधर ही लेकर के आएंगे। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस क्या था? देखो सी, एक ही सेंटेंस है, मैंने इसको कई बार आपको क्लास में पढ़ा दिया है। सी सेंट हर सन, आप देख सकते हैं, सी सेंट हर सन टू दिल्ली, उसने अपने पुत्र को दिल्ली भेज दिया। शी वॉन्टेड टू एजुकेट, लास्ट सेंटेंस है इस रूल का, एजुकेट हिम, यू कैन सी प्लीज स्टॉप। देखो शी सेंट हर सन टू दिल्ली, मतलब क्या हुआ? उसने अपने पुत्र को दिल्ली भेजा। सेंट मीन्स भेजा, सेंट की सेकंड थर्ड फॉर्म। शी वांटेड टू एजुकेट हिम, वह उसे शिक्षित करना चाहती थी। तो उसने क्यों भेजा अपने पुत्र को दिल्ली? शिक्षित होने के लिए, ना कि करने के लिए। करने का मतलब क्या होता है? टीच, किसी को शिक्षित करना, पढ़ाना। लेकिन जो एजुकेट वर्ड आता है तो हम क्या करेंगे? सी सेंट, ऐसे आप फर्स्ट सेंटेंस को कॉपी करेंगे। शी सेंट हर सन टू दिल्ली, उसने अपने पुत्र को दिल्ली भेजा। क्लियर? अब एज यूजुअल जैसे हमने ऊपर सेंटेंस में सब्जेक्ट को फिर वर्ब को, क्या बचा यहाँ पर? टू बी एजुकेटेड मीन्स क्या हुआ? प्लीज स्टॉप। देखिए उसने अपने पुत्र को दिल्ली भेजा शिक्षित होने के लिए, ना कि करने के लिए। तो एजुकेटेड वर्ड जब आएगा, यानी जहाँ पर भी एजुकेट दिया होगा तो हम कुछ में चेंज कर देंगे उसको एजुकेटेड में। क्यों करेंगे? वंस अगेन आई रिपीट, टू का जो प्रयोग होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में किया। TWO को वेरी के स्थान पे यूज करेंगे जैसे सेकंड सेंटेंस में, और टू बी को हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये आज हमारे इन्फिनिटिव का हुआ। नेक्स्ट रूल, अब हम इसमें रूल नंबर आप पढ़ेंगे थर्ड। क्या था? देखिए अब हमारा है बाय यूजिंग ए नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, बाय यूजिंग अ नाउन फ्रेज इन एपोजिशन मीन्स क्या हुआ? यानी ये भी एक अच्छा रूल होता है, बाय यूजिंग अ नाउन फ्रेज इन एपोजिशन।
नाउन यू नो, संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फ्रेज जो उसका कारक होता है, और एपोजिशन यानी हम साथ साथ किसी चीज़ को, इस रूल के अंतर्गत हम सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उनको पास पास लिखते हैं। वी राइट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नियर वी, नियर वी का मतलब पास पास। कितनी अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। जैसे नाउन को लिखेंगे पहले, फ्रेज को लिखेंगे, फिर एपोजिशन को। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यानी कि राम वॉज एन आइडियल किंग, राम वॉज एन आइडियल किंग, ही वॉज द सन ऑफ दशरथ। ठीक है, राम एक आदर्श राजा थे, वे राजा दशरथ के पुत्र थे। तो राम एक आदर्श राजा दशरथ के पुत्र थे। तो इसमें हमें पहले परिचय देना पड़ता है। तो परिचय किस तरह देंगे? जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप यहाँ लिखेंगे, देखिए, यानी कि मिल्टन, आप देख के बताएंगे, मिल्टन वॉज अ फेमस, मिल्टन वॉज ए फेमस पोएट of English. Milton was a famous poet of English. He was blind. He was blind. ठीक है, प्लीज स्टॉप। देखो, मिल्टन वॉज अ फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश, मिल्टन इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि थे। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधे थे। ठीक, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि मैं इसे बता दूं एकदम से, बट जब क्लास लगेंगी तो आपसे फिर ये पूछा जाएगा। तो मिल्टन वॉज अ फेमस पोएट, तो मिल्टन की जो क्या है, मिल्टन क्या यहाँ पे नाउन है। मिल्टन को लोग कैसे जानते हैं? अ फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश। क्लियर हो गया? मिल्टन कौन थे? अ फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश। उसके बाद हम उनका वर्क बताएंगे, क्या था? वॉज ब्लाइंड। मिल्टन कोई भी हो सकते हैं, ब्लाइंड कोई से मिल्टन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लाइंड मिल्टन का हमें डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स क्या थे वो? ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश, वो अंग्रेजी के एक महान या प्रसिद्ध कवि थे, वो अंधे थे। जैसे मैंने कहा हिंदी में सूरदास वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी, ही वॉज ब्लाइंड। तो इसको कैसे बनाएंगे? सूरदास अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी वॉज ब्लाइंड। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम इसको अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले पास पास लिखना है। नाउन फ्रेज इन एपोजिशन का मतलब सेंटेंस के पार्ट्स को मिला मिला के पास पास बाय यूजिंग अ कॉमा, एक कॉमे का प्रयोग करके। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों लिखें, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? मिल्टन। यू कैन सी मिल्टन हो गया। अब कॉमा जरूर लगेगा वरना आपका मार्क्स रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? उनकी पहचान लिखो, ए फेमस, मिल्टन अ फेमस पोएट। अब मिल्टन किसके पोएट थे? ऑफ इंग्लिश। मिल्टन अ फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश, फिर कॉमा लगेगा। अब यहाँ से फिर हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे। अब हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या थी? वॉज। क्या हो जाएगा? ब्लाइंड। ठीक है, मिल्टन अ फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश वॉज ब्लाइंड, यानी मिल्टन अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि अंधे थे। ठीक है, ऐसे हम किसी भी सेंटेंस का अगर हम इंट्रोडक्शन देंगे तो सबसे पहले नाउन को लिखते हैं, आफ्टर दैट उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं उसका जो वर्क रह गया कि वो क्या था। ठीक है, ऐसे मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पर कोई भी यूज करूँ तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला रूल अगर हम लेंगे तो आज हम थर्ड में पढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट नंबर है, फोर्थ नंबर पे। देखिए अब है बाय यूजिंग ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसको कैसे बनाएंगे? बहुत ईजी है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे रूल लिखवाए थे कि जहां दोनों वाक्यों में, लिसन मी, जहां दोनों वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इज दैट क्लियर? वर्क कंप्लीट होता है, यानी कि पूरा हो जाता है। दो हमारी कंडीशन हो गई। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है? व्हाट वाज दैट इम्पॉर्टेंट कंडीशन? दैट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज दैट देयर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो अलग होगा, डिफर होगा। देयर इज अ सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट होगा? अलग अलग होगा। वहाँ पर हम नॉमिनेटिव, सबसे पहले बच्चों को ये सीखना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेपरेट यानी अलग अलग होते हैं।
वहाँ पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे इसका एक सेंटेंस में एग्जाम में भी दूंगा, जैसे लिखा दिखे, यानी कि द सन रोज, द सन रोज फुल स्टॉप, बी गॉट अप, वी गॉट अप। यू कैन सी द सन रोज। दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट मैंने आपसे पूछे थे, जब यही सेंटेंस मैंने ऑफलाइन लिखा था, यानी इधर सब्जेक्ट क्या हमारा द सन और इधर सब्जेक्ट क्या है वी। आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंसों में सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इधर क्या है द सन और इधर क्या है वी। सूर्य निकला, हम उठ गए, माताजी आई, बच्चे खुश हो गए। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं डॉक्टर आया, मरीज उठ गया, पुलिस आई, चोर भाग गया। इज इट क्लियर? तो जहां पर दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट डिफर होंगे, अलग अलग होंगे, पहले आप क्या देखोगे कि दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट अलग अलग डिसाइड करोगे। कर लिया आपने? अब इसमें हम देखेंगे कि वर्ब क्या है। फर्स्ट वर्ब हमारी क्या है रोज, राइज की सेकंड फॉर्म। सेकंड वर्ब हमारी क्या है गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म। क्लियर? अब इसमें हम बनाएंगे, तो आपको मैंने बताया था जहां दोनों वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्क कंप्लीट होता है, वहां पर पहले सेंटेंस में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम लिखते हैं। सेकंड सेंटेंस में नो चेंज, वी यूज ओनली कॉमा। ऐसा पीडीएफ में आपको रूल लिखा हुआ मिला। फर्स्ट रूल मैंने आपको भेजा था, सेकंड फिर पीडीएफ आएगी, उसमें भी रूल लिखा होगा कि कहाँ पर हमें कॉमा लगाना है। तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, द सन। देखिए द सन हैविंग, राइज की थर्ड फॉर्म रिजन, कॉमा, आगे क्या बच्चा नेक्स्ट सेंटेंस वी गॉट अप। ठीक है, द सन हैविंग रिजन, वी गॉट अप। क्लियर? कितना इजी था, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा कि पहले द सन ऐसे लिखें सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट आप हैविंग लिखिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, देन कॉमा यूज कीजिए, आफ्टर दैट इन द एंड द सेंटेंस जैसा भी होगा उसको सेम वैसे ही कॉपी कर देंगे। सेकंड रूल हम यहाँ पर इसका सेकंड सेंटेंस क्या था, जैसे हम कहें यानी कि द, या लिख सकते हैं क्या था, द सिग्नल वॉज गिवन। अब तो याद हो जाना चाहिए, द सिग्नल वॉज गिवन, स्टॉप, द ट्रेन स्टार्टेड। जो होशियार बच्चे होते हैं एकदम कैच करते हैं, द ट्रेन स्टार्टेड। देखो अब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट फिर देखो, इधर सब्जेक्ट क्या था सिग्नल और इधर सब्जेक्ट क्या था ट्रेन। क्लियर? तो सिग्नल दिया गया, गाड़ी चल दी, बिना सिग्नल के गाड़ी चलती नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है द सिग्नल, दूसरे में क्या है द ट्रेन। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ आती है पैसिव वॉइस में। किस में आती है पैसिव वॉइस में। तो हियर इज पैसिव वॉइस। एक बार आप समझ लीजिए, वैसे आपकी पीडीएफ है उसे पढ़ लेना, फिर भी आप मुझे सुने। जहाँ पहले वाक्य में, जहाँ पर पहले वाक्य में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज इट क्लियर, वहाँ पर हम क्या करते हैं हैविंग बीन, क्या करते हैं हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा द सिग्नल, द सिग्नल हैविंग, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन। देखिए गिवन लगा दिया मैंने थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्या था द ट्रेन स्टार्टेड। बिल्कुल इजी है, बच्चे एकदम कर लेते हैं इसको। फुल स्टॉप कैसे करेंगे, यानी जब पहले सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो हैविंग बीन लगाना, यानी पहले ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद। इसी का एक लास्ट सेंटेंस था, फिर मैं दूसरा रूल पढ़ाऊंगा। लास्ट में क्या है बच्चों थर्ड में, जैसे हम कह सकते हैं द डे वॉज स्टॉर्मी या द डे वॉज कोल्ड, फुल स्टॉप, हरी स्टेड एट होम। देखिए फुल स्टॉप। इसमें आप बताइए क्या है, आपको पास्ट पार्टिसिपल बताया था, कुछ बच्चों की समझ में आ रहा है और वो देख भी रहे हैं इसको। द डे वॉज कोल्ड,
दोनों में सब्जेक्ट डिसाइड करो। अगर मान लो किसी बच्चे का नाम अनाउंस करके पूछने लगूँ ऑफलाइन में तो बता देंगे द डे क्या है, यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हरी। दोनों में सब्जेक्ट डिफर होगा। सर ने आपको कौन सी बात बताई थी कि जहाँ दोनों वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आए, वॉज वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव आए, बट दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, डिफर होंगे, ठीक है, सेपरेट होंगे, वहीं पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाज वर्ब को किस में चेंज करेंगे, बीइंग में। अभी हमारा सेंटेंस बनेगा द डे बीइंग, जहाँ पे वॉज है वहीं पर बीइंग हो जाएगा। द डे बीइंग कोल्ड कॉमा हरी, ठीक है, नो चेंज इन द नेक्स्ट सेंटेंस, हरी स्टेड एट होम। ठीक है, अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, यानी जहां पर दोनों सेंटेंस अलग अलग होंगे वहाँ पर हम उसको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे फर्स्ट रूल हमने पढ़ा सेकंड में, बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो सेंटेंस को जोड़ना। इन्फिनेटिव में हमने टू को यूज़ किया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, टी डबल ओ को यूज़ किया वेरी के स्थान पर, टू बी को यूज़ किया वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। फिर हमने नेक्स्ट देखा अगला रूल हमारा था बाय यूजिंग अ नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, उसमें हमने पास पास सब्जेक्ट को नाउन यानी कि और उसके कारक को, उसकी पहचान को लिखा, जैसे मिल्टन वाला सेंटेंस था। नेक्स्ट हमने अब रूल पढ़ा अगला थर्ड, बाय यूजिंग अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब हम इसमें नेक्स्ट रूल की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला रूल है बच्चों, यानी कि बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब? एडवर्ब क्या है, जैसा आपको कई बार बताया गया है, तो एडवर्ब क्या है, मॉडिफाइंग वर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। मैंने कल हॉस्टल में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा था बच्चों से कि बताओ ये एडवर्ब क्या होता है। तो एक नया बालक आया था ईशान त्यागी, और उसने बताया था कि क्या होता है वो, मॉडिफाइंग वर्ब। ऐसे शिवम चौधरी ने बताया था। तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो रिप्लाई करते हैं, यानी उसका रिप्लाई देते हैं जब टीचर पूछता है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछने लगूँ आने वाले समय में कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब, जो आप सुन रहे हैं इस समय, तो ऐसे आपका नाम भी वीडियो में आता है, हमें अच्छा लगता है, पब्लिसिटी होती है, हम पढ़ते हैं। और जो बच्चे नहीं सुनते नहीं पढ़ते हैं, टीचर फिर उनको स्कॉल्ड करते हैं, यानी डांटते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर क्या था। तो एडवर्ब का मतलब हुआ मॉडिफाइंग वर्ड, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है। द वर्ड विच मॉडिफाइंग अ वर्ब, यानी क्रिया की विशेषता बताए। जैसे पानी बह रहा था, इज इट क्लियर, द वाटर वॉज फ्लोइंग, द फ्लो वॉज स्लो, यानी पानी बह रहा था, बहाव धीमे था। तो पानी बहना, व्हाट इज द वर्ब, बहना, बहना इसमें क्रिया हो गई। और बहना की विशेषता कौन बता रहा था, स्लो, कैसे बह रहा था पानी, स्लो, अर्थात धीरे धीरे। तो हम ये दो बार स्लोली स्लोली नहीं करेंगे, एक ही बार हम इसमें लगाते हैं। तो एडवर्ब कैसे बनाते हैं, पहले हमें इस चीज़ को पढ़ना है। देखो सबसे पहले, यानी एडवर्ब बनता कैसे है, किसी भी दिए हुए एडजेक्टिव में अगर हम किसी एडजेक्टिव में ly यूज कर दें, देन वी गेट एडवर्ब, तब हमें क्या प्राप्त होता है, एडवर्ब। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगाया, यानी कि सर्टेन, एक वर्ड हुआ, सर्टेन माने क्या होता है, निश्चित, उसमें मैंने ly जोड़ दिया, और अभी हमारा एडवर्ब बन गया सर्टेनली। क्या बन गया, सर्टेनली, अर्थात सर्टेन माने निश्चित और सर्टेनली माने निश्चय ही, श्योरली, अवश्य ही। कल मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए थे, केयरफुली, ठीक है, लकीली, रैपिडली, फास्टली, स्लोली, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड यूज होते हैं, सर्टेन में ly लगा, सर्टेनली, ऐसे नहीं कि आप किसी वर्ड में ly लगा देंगे, केवल एडजेक्टिव में ly लगे। किस में ly लगना चाहिए, एडजेक्टिव में। जैसे यू कैन सी, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, देखो, यानी मोहन थैंक्ड मी, मोहन ने मुझे धन्यवाद किया, थैंक्ड मी, प्लीज स्टॉप, ही डिड सो इन स्वीट वर्ड्स, ठीक है, प्लीज स्टॉप। देखिए, मोहन थैंक्ड मी, ही डिड सो इन स्वीट वर्ड्स, मीन्स मोहन ने मुझे धन्यवाद दिया, उसने ऐसा मीठे शब्दों में किया। तो अब इसमें हमारा एडजेक्टिव क्या है, स्वीट, स्वीट माने मीठा, मधुर किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ड्स की। और क्या किया मोहन ने मेरे साथ, यानी कि मुझे थैंक्ड किया। तो मोहन
थैंक्ड मी स्वीटली, या तो इस तरह हो जाएगा मोहन थैंक्ड मी स्वीटली, या फिर मोहन थैंक्ड मी इन स्वीट वर्ड्स। इज इट क्लियर? तो मोहन थैंक्ड मी इन स्वीट वर्ड, इसको बनाएंगे फ्रेज में, मोहन थैंक्ड मी इन स्वीट वर्ड, मोहन ने मुझे मीठे शब्दों में धन्यवाद दिया। इज इट क्लियर? अगर मैं इसको तीसरा सेंटेंस और ऐड कर दूं, ही डिड सो इन द मीटिंग, ये 3 सेंटेंस हो गए। अब आपके मन में कुछ बच्चे बताना भी चाह रहे होंगे, तो मोहन थैंक्ड मी, ही डिड सो इन द वर्ड इन स्वीट वर्ड्स, ही डिड सो इन द मीटिंग। तो मोहन थैंक्ड मी इन स्वीट वर्ड्स, अब क्या आ जाएगा बाद में, इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। ये किससे हो गया? एडवर्बल फ्रेज से। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस इसी का देखो, सी क्या था, यानी सी विल पास, सी विल पास दिस ईयर, प्लीज स्टॉप, इट इज सर्टेन, अभी मैंने ऊपर लिखा था इट इज सर्टेन। अब सर्टेन में हम एल वाई लगा सकते हैं, ठीक है, यानी वह इस वर्ष पास हो जाएगी, ये निश्चित है, तो वह निश्चय ही इस वर्ष पास हो जाएगी। सर्टेन में मैंने एल वाई लगा दिया, देखिए, सर्टेनली सी विल पास दिस ईयर। इसके रूल आपके पास लिखे हुए, उनको पढ़ लेना। फिर ही बता रहा हूँ मैं, एडवर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, किसी भी दिए हुए एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दें तो एडवर्ब बन जाता है। सर्टेन में एल वाई सर्टेनली हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ एडवर्ब बने बनाए होते हैं, उनमें हमें एल वाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमने कहा यानी कि नेवर, ऑलवेज, ठीक है, या हम कह सकते हैं यानी कि जैसे सिलो है तो सिलो का हमें एडवर्ब बनाना पड़ सकता है, सिलोली कर सकते हैं। केयरफुल वर्ड है, केयरफुल का केयरफुली कर सकते हैं, डेफिनिट का डेफिनेटली कर सकते हैं, रैपिड का रैपिडली कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज एन एडजेक्टिव एज एडवर्ब बाय एडिंग इन इट या इन दिस वर्ड एल वाई इन द एंड ऑफ द वर्ड, यानी शब्द के अंत में एल वाई यूज करके वी कैन मेक एन न्यू एडवर्ब। इज इट क्लियर? अ न्यू एडवर्ब बना सकते हैं। तो ऐसी हमें आर्ट आनी चाहिए कि जो एडवर्ब हो ही ना उसको हम कैसे एडवर्ब बनाएंगे, उसके अंत में एल वाई लगा करके। मान लीजिए आपको कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, इससे भी मैंने क्या बताया था, फास्ट है, लड़का दौड़ा वह तेज दौड़ा, तो लड़का तेजी से दौड़ा। द बॉय रेन फास्ट, ही रेन कैसा आएगा, तो द बॉय रेन फास्टली। इज दैट क्लियर? तेजी से दौड़ा। तो ऐसे अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रूल आएगा। तो ये क्या था, मोहन थैंक्ड मी, इसमें हमने एडवर्ब को यूज नहीं किया बल्कि एडवर्बल फ्रेज को यूज किया। एक बार फिर समझ लेंगे, एडवर्बल फ्रेज में हम किसी प्रीपोजिशन को बनाते हैं, जैसे मोहन थैंक्ड मी, ही डिड सो इन स्वीट वर्ड्स, ही डिड सो इन द मीटिंग। मोहन ने मुझे धन्यवाद दिया, उसने ऐसा मीठे शब्दों में किया, उसने ऐसा मीटिंग में किया। तो इसमें कॉमन क्या है, मोहन थैंक्ड, मोहन के लिए क्या है यहाँ पर, ही। फिर सेकंड थर्ड सेंटेंस में भी ही, किसके लिए आया, मोहन के लिए। तो मोहन थैंक्ड मी इन स्वीट वर्ड्स इन द मीटिंग। या मेरा मित्र मुझसे गांव में मिला, माई फ्रेंड मेट मी इन द विलेज, ठीक है, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड माने कोई उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी। तो माई फ्रेंड मेट मी इन द विलेज अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेड का एडवर्ब क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली। इज दैट क्लियर? तो एल वाई लगाकर हम उस वर्ड को, एडवर्ब को या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखेंगे या फिर सेंटेंस के अंत में, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट आपके लिए नया है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट रूल हमारा है अब एडजेक्टिव रूल है, बाय यूजिंग, ये भी मैं भी पूछूंगा आपसे, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव। बस 2 सेंटेंस और हैं, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन, ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करके, ठीक है, यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है, मोहन, देखिए, सा ए मैन, मैं 2 सेंटेंस और लिखूंगा, मोहन सा अ मैन, प्लीज स्टॉप, ही वॉज ब्लाइंड,
ही वॉज ब्लाइंड। आप देख सकते हैं, बताएं प्लीज स्टॉप। देखिए मोहन साई मैन, मोहन ने एक आदमी देखा, इज इट क्लियर? ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का मीन्स होता है वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्लियर? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। बिना एडजेक्टिव के आप कोई सेंटेंस बोल ही नहीं सकते। जैसे हम कहें कि यह पुराना मोबाइल है तो यहाँ पर ओल्ड मोबाइल आ जाएगा, तो ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, तो ब्लैक हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज अ न्यू रूम, तो यहाँ पे न्यू हो गया। क्लियर? दिस इज अ फ्रेश एयर, तो यहाँ पे फ्रेश हो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को नाउन से देखो, मोहन सा ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड, तो ही किसके लिए यूज हुआ है? मोहन के लिए। तो ब्लाइंड कौन हो गया फिर? मोहन हुआ। कौन हुआ ब्लाइंड? मोहन। तो कैसे मिलगा के लिख देंगे? देखो सॉरी, कौन हुआ? मैन। मोहन सा ए ब्लाइंड मैन, मोहन ने एक अंधा आदमी देखा। तो ब्लाइंड कौन था यहाँ पर? मैन था। देखो मोहन सा ए मैन, मोहन ने एक आदमी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो अंधा कौन था? ही। और ही किसके लिए आया था? मैन के लिए। किसके लिए था? मैन के लिए। तो इसका मतलब ब्लाइंड कौन हुआ? मैन हुआ। तो मोहन सा ए ब्लाइंड मैन। ऐसे सीता हैज अ रिंग, इट इज मेड ऑफ गोल्ड, सीता के पास एक अंगूठी है, सोने की बनी हुई है। तो सीता हैज अ, गोल्ड का नाउन एडजेक्टिव क्या होगा? गोल्डन। तो सीता हैज अ गोल्डन रिंग। नेक्स्ट लास्ट रूल आपका अब यहाँ पर है, एट लास्ट बाय यूजिंग ए कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है यहाँ पर? एंड। देखिए अब लास्ट रूल है इसमें, बाय यूजिंग अ कंजंक्शन, एक कंजंक्शन का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बनाना। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंजंक्शन? कंजंक्शन का मीन्स होता है संयोजक। क्या हिंदी होती है? संयोजक। यानी कंजंक्शन को हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक, जो दो वाक्यों को जोड़ता है। कैसे? वो वर्ड हमारे पास क्या है आज? एंड है। एंड माने क्या होता है? और। एंड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जहाँ एक व्यक्ति के दो काम हो, दो व्यक्तियों का एक काम हो, वहाँ पर हम एंड का प्रयोग करते हैं। ये लास्ट सेंटेंस है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट में यानी कि सीता वेंट टू दिल्ली, सीता दिल्ली गई। प्लीज स्टॉप। एक सेंटेंस हुआ, गीता आल्सो वेंट, ठीक है, देयर। प्लीज स्टॉप। आप देख सकते हैं यानी कि गीता वेंट टू दिल्ली, गीता दिल्ली गई। क्या था? सीता वेंट टू दिल्ली, गीता आल्सो वेंट देयर। अब देखो कैसे पता करोगे कि दो व्यक्तियों ने एक ही काम किया है? मैंने आपको बताया था कंजंक्शन संयोजक एंड का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ दो व्यक्तियों का एक काम हो, जहाँ एक व्यक्ति के दो काम हो। जैसे सीता वेंट टू दिल्ली। क्लियर? दूसरा सेंटेंस, गीता आल्सो वेंट देयर। देयर का मतलब वहाँ, वहाँ का मतलब दिल्ली। सेम प्लेस भी हो सकता था। सेम प्लेस का मतलब उसी स्थान पर। तो सीता दिल्ली गई, गीता भी वहाँ गई। वहाँ कहाँ? दिल्ली। क्लियर? तो अब यहाँ पर दोनों की वर्ब एक हैं। यू कैन सी। हम कैसे पता करें? मैं तो टीचर हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप कैसे पता करें? दोनों वर्ब यानी सीता के वर्ब क्या है? वेंट, और गीता की वर्ब क्या है? वेंट। तो दोनों ने एक ही काम किया है, गई दोनों लड़कियां हैं। और कहाँ गई दोनों? दिल्ली। इज इट क्लियर? जैसे मोहन स्कूल आया, सोहन भी स्कूल आया, तो मोहन और सोहन स्कूल आए। क्लियर? मम्मी भी बाजार गई, पापा भी बाजार गए, तो मम्मी और पापा बाजार गए। एक सेंटेंस जुड़ गया। मैंने चाय पी, मैंने बिस्किट खाए, तो मैंने चाय पी और बिस्किट खाए। इज इट क्लियर? सीता पास हो गई, उसका भाई पास हो गया। सीता एंड हर ब्रदर पास्ड। तो जहाँ पर दो व्यक्ति एक वर्क को करें, वेयर टू पर्सन्स डू अ सेम वर्क, देयर वी यूज ओनली कंजंक्शन एंड। वहाँ पर हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता क्या था? एंड गीता, सीता एंड गीता वेंट टू दिल्ली। एक सेंटेंस में जुड़ गया। ठीक है, प्लीज स्टॉप। यानी सीता एंड गीता वेंट टू दिल्ली, सीता और गीता दिल्ली गई। यही काम मान लीजिए दोनों ने एक साथ किया होता, जैसे दो व्यक्तियों ने एक काम एक साथ किया और दो ने अलग अलग किया। यहाँ पर गई तो सीता भी दिल्ली और गीता भी, लेकिन
अलग अलग गई हैं दोनों, एक हो सकता है ट्रेन से गई हो, एक प्लेन से गई हो। लेकिन अगर मैं एक साथ बोलूं कि सीता दिल्ली गई, गीता भी उसके साथ गई, तो सीता और गीता साथ साथ दिल्ली गई। अब साथ आ गया यहाँ पर, जैसे हम कह सकते हैं, देखिए लास्ट इसमें, यानी कि क्या था, सचिन प्लेड अ मैच, प्लेड ए मैच, सचिन ने एक मैच खेला, ठीक है। दूसरा रॉबिन सिंह, मैंने ऐसे लिख दिया है, रॉबिन सिंह आल्सो प्लेड विद हिम। अब इसमें आप अंतर कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टॉप। देखो सचिन प्लेड अ मैच, आप नोटिस करें बच्चों, दोनों सब्जेक्ट की एक ही वर्ब है, व्हाट इज दैट। सचिन के साथ वर्ब क्या है, प्लेड, और रॉबिन सिंह के साथ भी वर्ब क्या है, प्लेड। दोनों ने एक ही काम किया, सचिन एक मैच खेला, रॉबिन सिंह भी उसके साथ खेला, अर्थात दोनों ने काम एक किया है लेकिन साथ साथ किया है। क्लियर हो गया। तो इसको हम कैसे बना देंगे, एंड से ही जोड़ेंगे, सचिन एंड रॉबिन सिंह, सचिन एंड रॉबिन सिंह क्या था, प्लेड, ठीक, इतना तो हमारा उसी से हो गया, प्लेड अ मैच, पुराने रूल से हुआ। नया परिवर्तन क्या करेंगे, देखो सचिन एंड रॉबिन सिंह प्लेड अ मैच, इसमें अंतर क्या है, विद और आया हुआ है, क्या हुआ है, विद। तो अब यहाँ पर सचिन एंड रॉबिन सिंह प्लेड अ मैच टूगेदर, क्या लगा देंगे लास्ट में, टूगेदर, यानी सचिन और रॉबिन सिंह प्लेड अ मैच टूगेदर। इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि जहां पर विद आया हो, क्या आया हो, विद, तो विद आने पर हम क्या लगाएंगे, टूगेदर, यानी जब दो व्यक्ति अलग अलग काम करें तो देयर इज नो यूज ऑफ टुगेदर, तो हम टुगेदर का यूज नहीं करेंगे। और एक ही साथ अगर करते हैं जहाँ विद आता है तो वहाँ पर एट लास्ट क्या लगा देंगे, टुगेदर, यानी सचिन और रॉबिन सिंह ने एक मैच साथ साथ खेला, सचिन एंड रॉबिन सिंह प्लेड अ मैच टुगेदर। तो नाउ आज हमने टुडे वी स्टडीड अबाउट अ सिंपल सेंटेंस ऑल रूल्स जो बचे हुए थे, और अब इसका जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। इसके साथ ही साथ 7 यानी 7 तारीख से आप सबकी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को अच्छे से दीजिए। जो चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और दूसरी खुशी की बात हमारे लिए है कि हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके 1000 से एबव सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉलेज के लिए, हमारे स्कूल के लिए, और जो हमारे इसके प्रमुख हैं जो हेमेंद्र जी यानी गोपी भैया, उनके बहुत बड़े प्रयास से हमारे स्कूल का जो चैनल है उसके 1000 यानी 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, और डेली सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, देखें, समझें और सीखें, और देन कोऑपरेट अस। थैंक यू।